Good morning, students. So today we are continuing our chapter number 3 of 9th class physics, which is gravitation. Earlier we have discussed about acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity, G. इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. इसके बारे में अब हमने थोड़ा सा और आगे नई चीजों को सीखना है कि इसके बारे में हम और क्या पता कर सकते हैं जो हमारे लिए प्रैक्टिकली बेनिफिशियल होने वाली है हमारी मेजरमेंट में, हमारी ऑब्जर्वेशंस में. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता था? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या है? फोर्स है जो अर्थ या बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो हैं वो छोटे ऑब्जेक्ट्स पर लगाते हैं. जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था कि जो अर्थ है वो हमारे इस मार्कर के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, दैट इज ग्रेविटी. क्योंकि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है अर्थ और छोटे से ऑब्जेक्ट मार्कर के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो उसको हमने ग्रेविटी नाम दे दिया था. तो उससे क्या होता है कि जो ग्रेविटी है, अब जो अर्थ ने फोर्स इसके ऊपर लगाया तो उसके कारण इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज आएगी. इस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0. अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या होगा? ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. तो चेंज होगी तो वो क्या हो गया? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई. तो वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई? इस फोर्स की वजह से. हमेशा एक्सेलरेशन किसी न किसी फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है, जैसा कि हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा है, सेकंड में भी पढ़ा है, F = ma में. तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो एक फोर्स के कारण ही प्रोड्यूस हुई है. बस यहाँ पर जो फोर्स है उसका नाम हमने क्या रख दिया? ग्रेविटी. जस्ट दिस इज द डिफरेंस. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला भी पढ़ा था. क्या था? g = gm/r². यानी कि अगर हमने अर्थ की अगर ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है, ये है अर्थ का सेंटर O और दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड कैपिटल M इज द मास ऑफ दिस अर्थ. तो इसकी अगर ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है तो ये आएगी कैपिटल G m/r². और हमने ये फाइंड आउट करी हुई थी. अर्थ के लिए इन सभी की वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो अर्थ की ग्रेविटी हमारे पास आ जाए, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी आ जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यूनिट जो है वो वही है जो एक्सेलरेशन की होती है. तो ये जो स्मॉल g है वो और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सेलरेशन ही है. तो ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इसमें किसी तरह की कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए. स्मॉल g इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन. जस्ट द डिफरेंस इज दिस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ग्रेविटी. जस्ट दिस इज द डिफरेंस ओनली. तो स्मॉल g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसके बाद अब यहां पर हमने देखा कि अर्थ की ये रेडियस है, ये मास है. अगर हम बात करें मून की, तो मून तो अर्थ से छोटा है, ठीक है, उसका मास भी क्या होगा? अर्थ से कम होगा. तो अर्थ से कम होगा तो मास कम कर दिया तो इसकी जो ग्रेविटी है वो भी कम हो जाएगी. तो अर्थ जो अगर मून की ग्रेविटी हम देखें, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो तो ये हो गई, इसको मैंने लिख दिया जी अर्थ. जी मून कितनी आती है? 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका मतलब क्या है कि जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ से बहुत कम है, 6 टाइम्स कम है. जिस फोर्स के साथ आपको अर्थ खींच रही है, अगर आप मून पे चले जाओ तो मून आपको 6 टाइम कम फोर्स के साथ नीचे की तरफ खींचेगा. मींस अगर आप यहाँ पर 1 मीटर जंप कर सकते हो तो आप मून पे जाके 6 मीटर तक जंप कर पाओगे. जो फर्स्ट मैन नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर गए थे, अगर आपने उनकी वीडियो देखी हो यूट्यूब पर तो उसमें आपने देखा होगा कि वो जंप करते हुए चल रहे हैं. वो ऐसे नॉर्मल जैसे अर्थ पे चलते हैं वैसे नहीं चल रहे थे, वो जंप करते हुए चल रहे थे. यूट्यूब पे आप उनकी देख भी सकते हो, वो वहां पर आपको मिल जाएगी. तो वो क्यों चल रहे थे ऐसे? क्योंकि उनको ऐसा चलना बहुत इजी लग रहा था. क्यों लग रहा था? क्योंकि वो जो नीचे की तरफ हमें फोर्स अट्रैक्ट करता है वो वहां पर बहुत कम है. तो हम बहुत इजीली थोड़े से फोर्स के साथ ही ऊपर उड़ जाते हैं, थोड़े से फोर्स के साथ ही ऊपर जो है वर्टिकली मूव कर सकते हैं. तो ये होगी ग्रेविटी किसकी? मून की, जो कि बहुत कम है एज कंपेयर टू अर्थ, वो 6 टाइम्स कम है. तो उसके बारे में इसके बाद अब और कुछ अगर हमने इसके बारे में पढ़ना है तो इसकी एक कंपैरिजन हम करते हैं किसके साथ? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ. क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हमने किससे लिखा हुआ है? कैपिटल G से, और ये हो गया स्मॉल g. तो दोनों जो है वो थोड़ा सा मिलते जुलते आपको दिखाई दे रहे हैं. तो ये यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है. वो कौन सा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G? दोनों में डिफरेंस क्या है? तो उनको हम कर लेते हैं एक बार. तो ये तो हमारे पास हो गया स्मॉल g एंड दिस इज कैपिटल G.
दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा? फर्स्ट तो नेम ही है। नेम क्या है? ये इसका नेम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका नाम तो हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला तो हम बोलेंगे कि दोनों की पहचान ही अलग अलग है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या, ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दोनों का जो नाम है वही अलग अलग है। सेकंड जो डिफरेंस दोनों में क्या है? स्मॉल जी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ है, मून पर कुछ और है, वीनस पर कुछ और है। वो डिपेंड करती है कि जो प्लैनेट है, जो बहुत बड़ी बॉडी है, उसका साइज क्या है, मास क्या है, रेडियस क्या है। तो ये क्या है? वेरिएबल है। इसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकती है। एक जगह पे कुछ है, दूसरी जगह पे कुछ है। तो ये जो है, अब इसका तो नाम ही कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसकी वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए, कितनी होती है? 6.67 × 10⁻⁻11। हर एक जगह पर वही है। पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू वही यूज करनी है। तो ये है कांस्टेंट। वैल्यू इज नॉट चेंजिंग एनीवेयर। वैल्यू कैन चेंज बाय प्लेस। थर्ड जो है, जो ग्रेविटी है, अब ग्रेविटी, अब ये हमेशा, अब आप देखो जो फोर्स है वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। अर्थ इसको हमेशा अट्रैक्ट करेगी। ऐसा तो नहीं है होता कभी भी भाई आपने इसको छोड़ दिया और ये ऊपर चला गया, नहीं होगा ऐसा कभी भी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है, रिपेल नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, इसी तरफ जाएगा ये। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो कैसी क्वांटिटी बन गया? ये वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कैसी क्वांटिटी बन गया? वेक्टर क्वांटिटी। जबकि इसमें डायरेक्शन की कोई बात होती नहीं है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, कोई क्वांटिटी, इस क्वांटिटी में डायरेक्शन की बात नहीं है। तो जिसमें डायरेक्शन नहीं होती तो वो क्या बन गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये कुछ बात हो गई हमारी स्मॉल जी और कैपिटल जी की। उसके बाद अगर हम ग्रेविटी की वैल्यूज की ही बात करें तो इसमें आपको बहुत ही नॉलेज वाली बात जो लगने वाली है वो ये है कि अगर मैं इस पेन को यहां से छोड़ देता हूं तो ये नीचे की तरफ जाएगा। यहां पर इसकी वेलोसिटी है 0, नीचे छोड़ दिया तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो क्या अर्थ तक जाते हुए इसकी वही वेलोसिटी रहेगी? मान लो यहां से छोड़ दिया मैंने, छोड़ने के बाद इसकी वेलोसिटी बन गई 5 मीटर पर सेकेंड। नीचे की तरफ इसको छोड़ दिया तो इसकी वेलोसिटी बन गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या अर्थ तक पहुंचने तक इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी? अगर आप इसके बारे में सोचो तो आपके माइंड में कुछ अलग अलग आंसर इनके मिल सकते हैं, लेकिन उसका सही आंसर जो रहेगा कि 5 मीटर पर सेकेंड नहीं रहेगी। क्या होगा? चेंज होती रहेगी, और चेंज भी कैसा? बढ़ती जाएगी। जब भी कोई बॉडी अर्थ की तरफ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अगर कोई बॉडी अर्थ से दूर जाएगी यानी कि ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। अपने आप अगर वो मूव कर गए साइमल्टेनियसली तो वो उसकी वेलोसिटी कम होगी। जैसे आप बॉल को थ्रो करते हो, बॉल को आपने ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया तो जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जा रही है, अब जा तो वो ऊपर रही है लेकिन उसको जो नीचे की तरफ खींचने वाला फोर्स है ग्रेविटी, वो तो नीचे खींच रहा है ना। तो जैसे एक बॉल क्या होती है, बॉल इस तरह से ऊपर की तरफ जाती है, पहले आप उसको ऊपर थ्रो करते हो, ऊपर तक जाएगी वो, यहाँ पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। पहले तेजी से गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, और एक टाइम पर वेलोसिटी बिल्कुल ही कम हो गई यानी कि 0 हो गई। 0 होने के बाद वो वहां से फिर क्या हो गई? वापिस आएगी नीचे, आराम से आएगी, तेज होती जाएगी और तेज होती जाएगी, और इस तरह से उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फंडा है कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है ड्यू टू इट्स मोशन इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग। तो अगर ऊपर की तरफ कोई बॉडी जा रही है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आपका कोई फ्रेंड है, वो साइकिल चला रहा है, ठीक है, आपने पीछे से उसको धक्का दे दिया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। आप धक्का देते जा ही रहे हो उसको, लगातार आप उसको धक्का देते जा रहे हो, तो उसको धक्का देते जाओगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? लगातार बढ़ती जाएगी। सिंपल सी बात है वो। लेकिन अगर आपका फ्रेंड इसी तरफ जा रहा है, बहुत तेज स्पीड से जा रहा है, आप उसको पीछे की तरफ खींच रहे हो, तो क्या होगा? वो आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, आप उसको पीछे की तरफ खींच रहे हो, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। आप लगातार उसको खींचते रहोगे पीछे की तरफ, तो एक टाइम पर जाकर वेलोसिटी जो रुक जाएगी यानी कि 0 ही होगी वेलोसिटी। तो यही फंडा काम करता है किसमें? ग्रेविटी में। तो ग्रेविटी जो है वो भी
प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, और ग्रेविटी के कारण जो वर्टिकली कोई बॉडी मूव कर रही है इस तरह से, उसमें इफेक्ट होता है किसका, ग्रेविटी का, ऑन द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी कम, नीचे की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी ज्यादा होती जाएगी। जब तक वो अर्थ से नहीं टकराएगी तब तक वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती जाएगी, लगातार इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो उसके बारे में हमने न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, इसके बारे में हमने पढ़ना भी आगे। उसके बाद अगर हम देखें कि अर्थ के सरफेस के ऊपर वेलोसिटी जो ग्रेविटी है वो कितनी है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितनी है, 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या अर्थ के सरफेस के ऊपर भी इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है? देखते हैं। अर्थ की शेप है, केपलर्स लॉ में आपको बताया था कि अर्थ अब गोल नहीं है। छोटी क्लासेस में आप पढ़ते थे कि अर्थ तो बिल्कुल राउंड है, लेकिन अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं है। अर्थ की जो शेप है वो इस तरह की है, इलिप्टिकल, अंडाकार। ठीक है, ये हो गया इसका माइनर एक्सिस, ये हो गया मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि ये क्या है, इक्वेटर, और ये क्या है, पोल्स। ये है पोल्स, ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये है साउथ पोल। ठीक है, तो यहां पर जो इसकी रेडियस बनेगी पोल पे, तो ये कौन सी रेडियस बनेगी, आरपी, और रेडियस को अलग अलग आएगी यहाँ पे। और यहाँ पर जो इक्वेटर पर रेडियस बनेगी, इसका नाम लिख दिया मैंने आर ई। ये रेडियस होगी आर ई, ये होगी आरपी। तो अगर हमने यहां पर ग्रेविटी निकालनी है, ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटी का फॉर्मूला है कैपिटल जी एम, यानी कि मास ऑफ अर्थ, पूरी अर्थ का मास कितना है, एम, पूरी अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है, जी, डिवाइड बाय क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर। अब कहां निकाल रहे हैं, ये इक्वेटर पे, तो ये ई लिख दिया। इक्वेटर पे रेडियस कितनी है, आर ई, तो ये हो गया आर ई स्क्वायर। ठीक है, अगर हम पोल्स पे निकालें, ये भी पोल है, तो पोल्स पे कितनी आएगी, जी पी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर पी स्क्वायर। फॉर्मूला वही है, यही फॉर्मूला है, लेकिन अब रेडियस का नाम अलग अलग हो गया ना, तो फॉर्मूले में भी वही पुट करनी पड़ेगी, जो भी वैल्यू आएगी। तो आर ई स्क्वायर यहां पर हो गया आर पी स्क्वायर। इन दोनों में देखो वैल्यू ज्यादा किसकी है, आर ई आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, ये मेजर एक्सिस है, तो आर पी इज मोर देन आर ई। तो इसलिए क्योंकि क्या है, आर पी इज ग्रेटर देन आर ई, नहीं ये आएगा आर पी इज लेस देन आर ई, क्योंकि आर ई बड़ा है ना, आर पी छोटा है, तो आर पी छोटा है, आर ई जो है वो बड़ा है, तो आर ई यहाँ पर बड़ा है, डिवाइड में है, तो डिवाइड कर रहे हो बड़ी टर्म से, तो ये क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगी, यानी कि जीई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जीई की वैल्यू कम होगी और जीपी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटी एट द पोल्स इज मोर देन ग्रेविटी एट द इक्वेटर। यहाँ पर ग्रेविटी कम है, यहाँ पर ज्यादा, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एवरेज हम 9.8 ही दोनों जगह ले लेते हैं, लेकिन हल्का सा जो है वो चेंज आ जाता है। तो पोल्स पर जो ग्रेविटी है वो ज्यादा है और इक्वेटर पर जो ग्रेविटी है वो कम है, इसी कारण जो है वो मास वेट में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर किसी पर्सन का अगर आप वेट देखोगे तो वो ज्यादा होगा, अगर वो पर्सन यहाँ से यहाँ मूव कर जाए तो उसी टाइम उसका जो वेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे की तरफ लगने वाला खींचने वाला फोर्स है वो कम हो गया, तो उसका वेट अपने आप ही कम हो जाएगा। तो ये हो गए इफेक्ट्स जो ग्रेविटी के कारण हमारे जो रूटीन में प्रोड्यूस होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए आपने सिर्फ ये करना है, और उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ेंगे दोबारा से एक बार फिर से, लेकिन वो ग्रेविटी के फॉर्म में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये सारे टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क।